like to introduce the accountancy teacher for Commerce Wala vertical of PW. It's none other than Nikhil sir, who is MA in Economics and CA finalist. Scored 75 in accountancy subject in IPCC level of Chartered Accountancy course. Oh my God. Scored 60 in auditing and assurance subject in IPCC level of CA course. So these are very heavy credentials. Experience of more than 10 years. Specialties क्या है? Teaching accountancy with stories and real life example. So hello मेटाबलर्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे as always. अब आप सोच रहे होंगे, हैं ये कौन व्यक्ति है जो हमें मस्त भी कह रहा है, झकास भी कह रहा है, ट्रेवलर्स भी कह रहा है? तो चलिए मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देता हूं. मेरा नाम निखिल कुमार चौहान है. आप मुझे प्यार से निक्कू भैया, निखिल भैया या जो मन करे वो कह सकते हैं. प्यार से कुछ भी कहिए, अच्छा ही लगता है. चलिए, नाम का पता चल गया, अब काम का पता किया जाए. तो आपने सुना होगा एक सॉन्ग काफी फेमस हुआ है, आओ ले चलो तुम्हें तारों के शहर में. ऐसे ही मैं आपको ले जाने आया हूं अकाउंटेंसी के शहर में, जहां पे हम उसके रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्सेप्ट सबको समझेंगे. कैसे समझेंगे? जैसे एक एग्जांपल के लिए रॉयल्स रॉय कार होती है, जब कोई उसमें बैठता है तो उसे गड्ढों का, झटकों का या स्पीड ब्रेकर का पता नहीं चलता. तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब तक आप इस दुनिया में हैं, अकाउंटेंसी की दुनिया में हैं, तो इसके रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैं आपको ऐसे कराऊं कि आपको लगे कि यार आप भी रॉयल्स रॉय में बैठे हैं. कोई भी मुसीबत आए पर वो आपको छू ना पाए, कितना ही टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको यूं कर ले. तो ये तो मेरे काम के बारे में था. हालांकि अब मैं अपने पैशन के बारे में बताता हूं कि मैं यहां टीचिंग क्यों कर रहा हूं. क्योंकि टीचिंग मुझे पसंद है. ये कारवां जो शुरू हुआ था, ये अपने दोस्तों को पढ़ाने से शुरू हुआ था. उनके पेरेंट्स कहते थे, यार बंटी प्लीज इसको पढ़ा दे, इसके मार्क्स बहुत कम आते हैं. बंटी मेरा निकनेम है. तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, प्यार हो गया और ऐसे मैं आपके सामने आ चुका हूं. उनको मिला के मैंने 10 साल से लगभग कुछ ना कुछ पढ़ा ही रहा हूं. कुछ ना कुछ मतलब अकाउंटेंसी पढ़ा ही रहा हूं. चलिए, अपने बारे में तो मैंने बता दिया. अब बारी किसकी है कि मैं यहां क्यों हूं. तो मैं यहां आपके लिए लेकर आया हूं एक डेमो लेक्चर. किसके ऊपर? तो देखिए, वो है बेसिक्स ऑफ जर्नल. अब जाहिर सी बात है, आप कोई भी चीज पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आना चाहिए? क्यूरियोसिटी माइंड में आना चाहिए. क्यों कर रहे हैं भाई, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? तो चलिए समझते हैं कि बेसिक्स ऑफ जर्नल में जर्नल इंपॉर्टेंट क्यों है या कितना है. तो देखिए, ये दिल, जितना आपके लिए दिल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है, ऐसे ही अकाउंटेंसी के पास भी दिल है. और दिल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना. तो मैं अभी से आपको बता रहा हूं, अकाउंटेंसी की दुनिया में आप जब तक हैं, जर्नल एंट्री तब तक है, तब तक आपके काम आएगी. जहां भी जाएंगे आप, जर्नल एंट्री के बिना खुद को अधूरा पाएंगे आप, जैसे हम बिना दिल के पाते हैं. और ये देखिए, जर्नल एंट्री का भी दिल धक 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 करता है. जैसे कि आपका दिल पर्सनल लाइफ में किसी और को देख के धक धक करता होगा, वैसे ही जब आप अकाउंटेंसी की दुनिया में आएंगे तो आप यकीन मानिए आपका दिल जर्नल एंट्री को देखकर धक 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 जरूर करेगा. इसीलिए मैं कहता हूं कि जर्नल इज लाइक, जर्नल कैसा है? इज लाइक द हार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. ये इसका दिल है, हार्ट है ये. अब आपको भैया बोल तो दिया, लेकिन हम कैसे माने? हैंड्स प्रूफ तो करो. तो ठीक है, चलो वो भी कर देते हैं. तो देखिए, अगर आप मेम लवर्स हैं तो आपने हमेशा ये वर्ड सुना होगा, क्रोनोलॉजी को समझिए. तो इसी ऑर्डर में आपको समझाता हूं मैं कि जर्नल दिल की तरह क्यों है. तो देखिए, सबसे पहले आप मार्केट जाएंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, वहां से बिल लेंगे. बिल हमेशा पक्का वाला लीजिएगा, क्योंकि उस पर जीएसटी लगता है और तभी सरकार को पता चल पाता है असली इनकम का. किसके? सेलर के. और फिर वो कुछ भी वेलफेयर का काम कर पाते हैं. चलिए, अब आपने वाउचर तो ले लिया, बिल आपने ले लिया. अब बिल को लेकर आपने जेब में डाल लिया तो बात ही खत्म हो जाएगी. लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता. जैसे ही आपने बिल लिया, आपका ट्रांजैक्शन क्या हुआ उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है. और वो सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, कहां होता है? जर्नल एंट्री में. यानी कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को करिए, कुछ भी खरीदिए, कुछ भी कमाइए, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. और रिकॉर्डिंग सबसे पहले कहां होगी? जर्नल एंट्री में. यानी ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये तो प्राइमरी चीज हो गई. फिर जर्नल एंट्री आपने कर ली. अब कंपनी में तो बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं, लाखों एंट्रीज होती हैं. छोटी कंपनी है तो 1000 एंट्रियां तो होंगी होंगी. अब किसी दिन कोई अचानक से आपसे पूछ ले, भाई इस बार पेट्रोल पे कितना खर्चा किया तूने, जरा बताना. या फिर स्टेशनरी पे कितना खर्चा किया, या मशीन कितनी खरीदी ये बताना, या इनकम कमाया तो कितना कमाया ये बताना. अब क्या आप पूरी जर्नल एंट्रीज देखेंगे? क्योंकि जर्नल एंट्री में ऐसा कोई स्पेसिफिक तो होता नहीं है. आज अगर आपने पेट्रोल लिया तो पेट्रोल का खर्चा हो गया, मशीन ली तो मशीन का खर्चा हो गया, उसके नीचे कुछ और, उसके नीचे कुछ और, उसके नीचे कुछ और. तो सिर्फ मशीन का खर्चा देखना हो तो कैसे देखें? प्रॉब्लम हो गई. तो अकाउंटिंग सर्जन है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना. अकाउंटिंग सर्जन ने कहा हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. वो लेकर आए लेजर. यानी कि जब आप जर्नल एंट्री करते हैं
तो आपके पास दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट हो रहा है। उन्होंने कहा अब इससे हम ट्रांसफर करेंगे और बनाएंगे लेजर। अगर किसी को सैलरी अकाउंट देखना है तो एक सैलरी हेड का अकाउंट बन गया, उसमें सारी सैलरी आ गई। अगर किसी को पेट्रोल का खर्चा देखना है तो उसमें आ गया। अगर किसी को स्टेशनरी का खर्चा देखना है तो एक स्टेशनरी अकाउंट बन गया, उसमें सारे स्टेशनरी के खर्चे आ गए। या फिर किसी को मशीनरी देखनी है तो उसमें आ गया। या कोई उधार का, जिससे भी आप उधार का लेन देन कर रहे हैं, उसका अकाउंट आ गया। तो यानी कि एक पर्टिकुलर अकाउंट बन गया एक आइटम के ऊपर, और जब वो पूरा बन जाता है तो उसे लेजर बोलते हैं। तो बना लेजर। लेकिन कैसे बना? जब आपने पहले जर्नल एंट्री की, आपको पता चला ये ट्रांजैक्शन हो गया, इसके बाद उसको लेजर में ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे बनता है लेजर। फिर उसके बाद बनेगा ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या हुआ? तो देखिए, आपने खूब सारे लेजर बना दिए। अब कुछ होंगे जो आपके खर्चे से रिलेटेड होंगे, कुछ होंगे जो आपके कमाई हुई चीजों से रिलेटेड होंगे। यानी कि बेसिकली कभी पैसा गया होगा, कभी पैसा आया होगा, पर जितना गया जितना आया दोनों बराबर होने चाहिए ना, तभी तो बैलेंस बनेगा। तो इसको चेक करने के लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर डेबिट क्रेडिट दोनों साइड बराबर हो गए तो यानी कि हमने सही काम किया है। ऐसे कर सकते हैं, यानी सुकून की सांस ले सकते हैं। पर जैसे कि आपको पता है कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, जानबूझकर नहीं पर गलती से गलती हो जाती है। तो उसके लिए अकाउंटिंग सर्च ने कहा हाँ यार ये पॉइंट तो सही है, गलतियां तो हो जाती हैं। यानी कि फिर उन्होंने एक और चैप्टर इंट्रोड्यूस किया कि अगर गलतियां हो जाएं तो प्रॉब्लम नहीं है, पर गलतियों को ना सुधारना प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया? गलतियों को सुधारने के लिए एक नया चैप्टर बनाया, एरर एंड रेक्टिफिकेशन। उन्होंने कहा इंसान वही मस्त है जो गलतियों से सीखे, उसको सुधारे और आगे बढ़ जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अगर ट्रायल बैलेंस में हमें कोई गलतियां मिलती हैं तो उसको सुधारेंगे। फिर सुधर गई अगर मान लीजिए, तो फिर कहां जाएंगे हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी यहां पर हमें एक्चुअली पता चलेगा हमने कितना कमाया, किस चीज पर कितना खर्च किया, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी बैलेंस शीट में जैसे लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, या फिर हमने उधार लिया तो लायबिलिटी कितनी है, हमारे क्रेडिटर कितने हैं। ये सब कहां पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी कि इसमें दो प्रकार के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम में 11th क्लास में आप पढ़ोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वरना रियल वर्ल्ड में आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट तो बनती ही है। और यकीन मानिए जब आप ये बनाएंगे, ये दोनों बराबर आएंगे, तो आप कहोगे सुकून की सांस, यानी परम आनंद मिलेगा आपको। अब आप कहोगे हैं ऐसे कैसे मान ले भैया? तो मैं कहूंगा इस चैप्टर पे आएंगे तो आप खुद ही कहेंगे। और अगर क्यूरियोसिटी माइंड है आपकी तो आप अपने सीनियर से पूछिए कि जब बैलेंस शीट बराबर आती है तो क्या खुशी मिलती है। ये खुशी अकाउंटेंसी के अलावा किसी को कभी कहीं नहीं मिल सकती। फिर यहां पर क्या हुआ? हमारा बैलेंस बराबर आ गया, यानी बैलेंस शीट बराबर आ गया, हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया। ये सारे स्टेप्स हमने अकाउंटेंसी में किए। लेकिन क्यों किए? क्योंकि सबसे पहले जर्नल की। ये सारे स्टेप्स इसी पर डिपेंडेंट है। किस पर? इसके ऊपर। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि रियल वर्ल्ड में जो भी अकाउंटेंसी के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं, उसमें सिर्फ जर्नल एंट्री की जाती है। ये ही करना है सिर्फ, बाकी ये सब ऑटोमेटिकली सिस्टम फॉर्मूलेस के हिसाब से, सॉफ्टवेयर के हिसाब से बन जाते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो जर्नल एंट्री है, हैंस प्रूव्ड। इसीलिए मैंने कहा था कि जर्नल ही अकाउंटेंसी का क्या है? हार्ट है। तो जर्नल इज लाइक अ हार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, हैंस प्रूव्ड। चलिए, अब मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये तो समझा दिया कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखते हैं जो एग्जाम में आता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जर्नल एंट्री को आपको कैसे लिखना है, कैसे समझाना है। तो आइए थ्योरी साहब, कहां रह गए आप? तो ये लीजिए, आ गया। तो मीनिंग ऑफ जर्नल, जर्नल इज द आर्ट, आर्टिस्ट बना रहा है आपको जर्नल, है ना। जर्नल इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस, आइदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, पर मॉनेटरी उसमें होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन कोई भी हो। इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। अब इसको डालते हैं बॉक्स में और इसको डालते हैं एस्टेरिस्क के साथ। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है या फिर कोई आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जर्नल ही ओरिजिनल एंट्री है या प्राइमरी बुक है या प्राइमरी एंट्री है। इन विच ट्रांजैक्शंस फर्स्ट रिकॉर्डेड, ये भी मैंने आपको समझाते वक्त बता दिया कि सबसे पहले कहीं भी रिकॉर्डिंग होगी तो यहीं होगी। थ्रू, किसके थ्रू? तो जाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग मेरा मन आया और मैंने कुछ भी एंट्री कर दी, ऐसा नहीं है। प्रूफ चाहिए, यानी ठप्पा चाहिए। तो वो ठप्पा यहां पर क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट।
इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर्स, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि जहां चाहे वहां एंट्री कर दी, एंट्री भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी, डेट वाइज होगी, तब हम उसे क्या बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे। उस पूरी प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो अ जर्नल इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन आइदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड होता है, जर्नल में रिकॉर्ड होता है। थ्रू, किसके थ्रू, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, यानी कि वाउचर्स, बिल के थ्रू। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो होना ही चाहिए वरना हमें पता कब चलेगा कब कौन सी एंट्री हुई है, वरना तो यहां पर घपले होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर्स, वाउचर्स वो अकाउंटिंग के ही है तो इसलिए अकाउंटिंग वाउचर्स बोल दिया। अब ये हमने थोड़ा सा बड़े वे में समझ लिया, मोटा मोटी हिसाब में समझा जाए। मोटा मोटी हिसाब में आपको सिर्फ इतना कहना है, जर्नल मींस मेकिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी आपको रिकॉर्ड बनाना है, उसको मेंटेन करना है, उसको क्या बोलना है, जर्नल बोलना है। अब मैंने थ्योरी एस्पेक्ट में भी आपको समझा दिया, जो एग्जाम में आपको लिखना है अगर आएगा तो। अब बारी किसकी है कि भैया वो दिल था ना, वो धक धक कर रहा था, पर असली दिल जो होता है वो वैसा नहीं होता है। तो क्या अकाउंटेंसी का दिल भी वो सिर्फ सिंबल के लिए है या असली में वैसा ही होता है? तो चलिए देखते हैं अकाउंटेंसी के दिल यानी जर्नल के फॉर्मेट को। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल आ रहा है, ये देखिए, ये रहा। अब फॉर्मेट ऑफ जर्नल में सबसे पहले आती है हेडिंग, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ जर्नल में जर्नल इन द बुक्स ऑफ, मान लीजिए हमने एग्जांपल के लिए लिख दिया XYZ, यानी कि किसी पर्सन का नाम होगा, उसी की बुक में ये एंट्री हो रही होगी। एक बात याद रखिए, अपने बुक में कोई अपनी एंट्री नहीं करता। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बिजनेस अलग है, ओनर्स अलग होते हैं, ठीक है। नाउ तो अब मान लीजिए XYZ की बुक में एंट्री होनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया नाम जिनकी बुक में एंट्री होगी। फिर आता है डेट, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे फॉलो होगा, डेट से फॉलो होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे डेट, जिस भी डेट को वो ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स, यहां पर हमें यह समझाना होता है जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको सिस्टमैटिक वे में, एक संक्षिप्त वे में समझाना होता है कि भैया वो एंट्री पढ़ी और आदमी को समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, पहले हेडिंग देख लेते हैं। फिर आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जैसा मैंने आपको बताया जर्नल एंट्री से बनते हैं लेजर, तो यहां पे एंट्री होगी, एक नंबर चढ़ेगा। जब आप लेजर में जाएंगे उस पर्टिकुलर अकाउंट में, तो ये और वो नंबर मैच करते हैं, ठीक है। हालांकि अब तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो ये नंबर सब खुद ही मेंटेन किया जाता है, पहले हाथ से मेंटेन करने पड़ते थे, तब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो ये लेजर फोलियो, जब आप लेजर में जाएंगे ना तो वहां पर यहां पे ऐसे लिखा होता है जर्नल फोलियो। फिर आता है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, यानी कि एक अमाउंट डेबिट होगा, एक अमाउंट क्रेडिट होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्या है? तो एक एक चीज को समझेंगे। अभी पहले फिलहाल हमने फॉर्मेट की हेडिंग देखी, अब हम फॉर्मेट का मेन पर्टिकुलर्स देखेंगे। तो एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे हम बच्चे हैं, हम गए मार्केट स्टेशनरी के पास, फिर स्टेशनरी वाले भैया से हमने कहा भैया थोड़ा पेन कॉपी दो ना, तो उन्होंने हमें दे दिया। तो हम क्या करेंगे एंट्री, अभी मैं बस लिखने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर हम जानेंगे कि कोई भी चीज डेबिट क्यों हुई या कोई भी चीज क्रेडिट क्यों हुई, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये सब समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे मान लीजिए, फिर अगर मैं स्टेशनरी के पास गया तो एंट्री हो गई स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर मैंने उनको कैश में पेमेंट कर दी तो, ठीक है, हो गया डेबिट। इसको पूरा कैसे पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ते हैं हम स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, पर क्रेडिट यहां लिखते नहीं लिखा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा एंट्री पढ़ने का तरीका। अब नीचे है नरेशन, यानी कि ये जो चीज हुआ उसी को लिखना है। क्या लिखना है, बीइंग स्टेशनरी, स्टेशनरी में हमने क्या किया, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड, कैसे परचेज किया, तो इन कैश, तो यहां पे लिख दिया इन कैश, बस। यानी कि एक थोड़ा सा आपने नरेट कर दिया कि भाई ये जो एंट्री है ये कहना क्या चाहती है। फिर क्या होगा, यहां पे एक ऐसे, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन लग जाएगी, फिर उसके बाद अगली एंट्री, उसके बाद अगली एंट्री, उसके बाद अगली एंट्री, ऐसे करके एंट्री का कारवां बढ़ता रहेगा। तो ये है हमारी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, यानी दिल जर्नल एंट्री का ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अब हमने दिल तो देख लिया, अब पॉइंट कहां था, पॉइंट था डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट। तो चलो समझते हैं ये क्या है। तो देखिए, अब माता जी के पास, माता जी ने कहा मेरे दो अनमोल रतन, एक राम तो दूसरा लखन। तो अकाउंटिंग रिसर्चर्स कैसे दूर रहने वाले थे, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो हमारे अकाउंटेंसी के पास भी दो साइड्स हैं, हर अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड तो एक क्रेडिट साइड। ये देखिए, अकाउंट हैज टू साइड्स, हर अकाउंट के दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पर राम जी हैं, तो ये रहे
कॉल्ड एज डेबिट साइड, एब्रिविएटेड एज डीआर डॉट। आप डीआर डॉट भी लिख सकते हैं जनरल एंट्री में। राइट हैंड साइड में लखन जी हैं, ऐसे ही यहां पर क्रेडिट साइड पे होता है एब्रिविएटेड एज सीआर, यानी सीआर डॉट भी आप लिख सकते हो। हाँ, इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि भैया ये तो आप उल्टा बता रहे हो, ये आप राइट बोल रहे हो जबकि ये तो लेफ्ट हैंड है, और ये आप लेफ्ट बोल रहे हो जबकि राइट हैंड है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे होते हैं, तो इसके हिसाब से बनाया गया है लेफ्ट और राइट। वरना आप भी कहोगे आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट, आपके लेफ्ट से मेरा लेफ्ट या आपके राइट से मेरा राइट, और इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो बेसिक पॉइंट ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि अकाउंटेंसी रिसर्चर्स ने हमें दो साइड्स दी हैं, एक साइड है डेबिट, एक साइड है क्रेडिट। अब कोई भी आइटम डेबिट कब होता है, कोई भी आइटम क्रेडिट कब होता है, यह सीखना है, यानी हमें जानना है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। स्टेशनरी भैया जो आपने लिखा डेबिट में क्यों लिखा, कैश आपने लिखा क्रेडिट में क्यों लिखा, इसको जानना है। तो चलिए फिर देखते हैं रूल्स। तो यह आता है किसके अंदर, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर आता है। क्या, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम इसको सीखेंगे, तो चलिए फिर देखते हैं। तो रूल्स बनाते वक्त अकाउंटिंग रिसर्चर्स ने दो व्यू रखे हैं। पहला व्यू है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा व्यू है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। दोनों ही व्यू से आंसर सेम ही आता है, यानी एंट्री करने का तरीका सेम है, बस इनके रूल्स अलग हैं, पर मंजिल सेम है, यानी दोनों भाइयों ने राहें अलग चुनी है पर पहुंचना सेम जगह पर है। ठीक है, तो हम दोनों ही चीजों को पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आजकल मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, वो थोड़ा इजी पड़ता है, और मेरे कहने से क्या होगा, आप जब इसको समझेंगे तो आप भी कहोगे हाँ भैया मॉडर्न क्लासिफिकेशन से ही करवाना। ठीक है, पर हम पढ़ेंगे सब कुछ, क्योंकि नॉलेज इज पावर। हमें हर चीज पता होनी चाहिए, हमें हमारा इतिहास पता होना चाहिए कि हम वहां से यहां तक आए तो उसकी जर्नी क्या थी, क्योंकि राहगीरों को मजा तो राहों में आता है, मंजिलें तो सिर्फ 2 पल का सुकून देती हैं। तो ये जो रूल्स होंगे ये तो सिर्फ क्या है, मंजिलें हैं, पर जिसने उस मंजिल तक पहुंचा असली राहगीर को तो वही मजा आया होगा, जो उसने सारी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, जो एनालिटिकल दिमाग लगा के ये रूल्स बनाए होंगे, है ना। तो चलिए फिर सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, उसमें है पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन दो प्रकार के अकाउंट में बट गया, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में आएगा नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल कैसे, यानी कि आप, मैं, हम नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल जैसे कि कंपनीज, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो भी तो एक तरीके के पर्सन ही होते हैं, वो भी तो ठप्पा लगाते हैं, साइन करते हैं, उनको भी तो स्यू किया जा सकता है ना, तो इसलिए वो आर्टिफिशियल के अंदर आते हैं। फिर आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनका मैं बता देता हूं, इसमें क्या होता है कि खूब सारे पर्सन होते हैं। क्या होते हैं, खूब सारे पर्सन है यहाँ पर। अब एक बात बताओ, अगर खूब सारे पर्सन हैं तो इन सबको अगर हम दिखाने चले गए तो हमारी जर्नल एंट्री तो बढ़ेगी, वो तो बढ़ती ही है, लेकिन जब लेजर बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें इतने सारे नाम आ जाएंगे, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने बनाया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे इंप्लॉइज हैं, खूब सारे इंप्लॉइज हैं। अब मान लीजिए मैंने उनको 10 महीने तक तो पेमेंट की, 1 महीने का मेरा रह गया। अब मेरे पास मान लीजिए 1000 इंप्लॉइज थे, उसमें से 100 इंप्लॉइज को मैं पेमेंट नहीं दे पाया। अब मैं क्या करूं, क्या उन 100 के 100 का नाम लिखूं, तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने एक हेड बना दिया। मैंने क्या बना दिया, हेड का नाम रख दिया मैंने, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं आउटस्टैंडिंग। क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग। अब मान लीजिए अगर सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल देंगे, मान लीजिए अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल देंगे, रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट बोल देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो मैंने एक हेड बना दिया, पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उन सारे इंप्लॉइज को जिनको पैसे पे नहीं हुए हैं। तो मैंने वो हेड बना दिया। एक हेड में जब मैं जाऊंगा तो अंदर मुझे सारे नाम मिलेंगे, लेकिन अभी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एक हेडिंग से ही सारा काम बन गया। तो वो हेडिंग क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्संस, इसीलिए बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। या मान लीजिए डेटर, आपने कई जगहों पे उधार बांटा तो मान लीजिए 100 लोग भी हैं या 50 लोग भी हैं, तो उन सबको आपने उधार बांटा तो हेडिंग में डाल दिया डेटर या सन्डी डेटर, उसके अंदर वो 50 नाम आए, तो बैलेंस शीट में तो सिर्फ वो डेटर नाम ही गया ना, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे पर्संस को, तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यानी कि सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पर्सनल अकाउंट के रूल्स आएंगे, उसमें ये तीनों सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इम्पर्सनल अकाउंट। इसमें आ रहा है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर आपके आते हैं एसेट्स, एक्सेप्ट जो कि पर्सन से रिलेटेड ना हो, जैसे कि डेटर होता तो एसेट्स में ही है, करंट एसेट्स में आता है, बट क्योंकि वो पर्सन है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, तो वो ऊपर वाले नियम उसमें लागू होंगे। ठीक है, फिर नॉमिनल में आएंगे आपके सारे एक्सपेंसेस,
या लॉसेस या गेन्स। ठीक है, तो मैंने लिखने के लिए एक्सपेंस एंड गेन लिख दिया। लॉसेस एक्सपेंसेस हो या गेन्स हो, वो सारे यहां पर आते हैं। तो इस तरीके से होगा हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कंप्लीट। फिर आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये पता है, मुझे उम्मीद है कि किसी लेजी लोगों ने ही बनाया होगा। अब लेजी मतलब वो नहीं जो सोते रहते हैं, मेरे लिए लेजी का मतलब होता है वो इंटेलिजेंट लोग, इंटेलो कुमार, जो एनालिटिकल थिंकिंग लगाते हैं और देखते हैं कि इस काम को सबसे आसानी से कैसे किया जाए, फिर उस काम को आसानी से कर लेते हैं। यानी 6 घंटे का काम 4 घंटे में किया और 2 घंटे आराम। तो ऐसे लोगों को बोलता हूं मैं लेजी लोग। वरना आप कहोगे अरे भैया ने कहा था लेजी लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं सोता रहूंगा। नहीं, काम करना है पर एनालिटिकल थिंकिंग, इंटेलो कुमार बनकर, ताकि काम को कम समय में किया जाए और बाकी समय आराम किया जाए। अब मैंने इतना कह दिया, आप कहोगे कि भैया कह तो रहे हो पर ये है भी इजी की नहीं है। तो जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो आपको फील भी होगा। अभी इतना समझ लेते हैं कि लेजी लोगों ने देखा कि यार देखा जाए ना तो टोटल 5 हेड्स ही हैं, इन 5 हेड्स के ऊपर ही नियम बनाने हैं। तो ठीक है, इन्हीं के ऊपर नियम बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि एसेट्स और एक्सपेंस। एसेट्स क्या होते हैं ये तो पता ही आपको, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर क्रेडिटर नहीं, क्रेडिटर तो लायबिलिटी में आएगा, तो डेटर्स, तो ये सारे आएंगे। एक्सपेंसेस किसी प्रकार का एक्सपेंस हो, सैलरी है, रेंट है, ऑडिट फी पे की है, स्टेशनरी किया है, प्रिंटिंग का खर्चा किया है, जो भी किया है सब इसमें आएगा। तो ये सारे इसने बोला कि भाई ये तो सेम नेचर के हो गए। कैसे होगा कि इन दोनों ही केस में हमें पैसे देने हैं, पैसे देने हैं, तो ये सेम नेचर के हो गए, तो इनके ऊपर सेम नियम लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, कह रहे हैं तो ठीक है। फिर ये तीनों लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, इसमें आपको पैसे मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। भले ही लायबिलिटी के वक्त बाद में आपको चुकाने भी पड़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट का अमाउंट। कैपिटल में भी यही है कि भाई ओनर पैसा दे तो रहा है पर वो प्रॉफिट की भी मांग करता है, और अगर मन करा तो पैसा कुछ लेकर भी चला जाता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा कैपिटल। रेवेन्यू में आपको कुछ वापस नहीं करना, लेकिन पैसा मिल रहा है। तो इन तीनों को इकट्ठा रख दिया उन्होंने, क्योंकि इन तीनों ही केसेस में पैसा मिल तो रहा है आपको, तो इन्होंने कहा ये सेम नेचर में। ठीक है, अब अगर ये सेम नेचर में है तो एक रूल इन तीनों के लिए बना दो और एक रूल इन दोनों के लिए बना दो और बात खत्म कर दो। ठीक है, और अगर आप देख रहे होंगे तो इन दोनों में पैसा हमें पे करना है, इन तीनों में हमें पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा होता है। बाद की बात बाद में, पहले स्टार्टिंग की बात है, तो पैसा आ रहा होता है। तो ये दे रहा है, ये आ रहा है, यानी दोनों अपोजिट है। यानी यहां पर एक नियम बनाया, उसको अपोजिट कर दिया, तो ये नियम बन गया। तो ये इतना सिंपल है। अब इतनी सारी ज्ञान की बात हो गई, अब चलते हैं देखने की जो जो मैंने कहा वो सही भी है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को। तो चलो फिर कारवा आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट्स विच आर एसोसिएटेड विद पर्सन्स। 3 प्रकार के पर्सन है, इंडिविजुअल, कंपनीज, डेटर या क्रेडिटर, यानी पर्सनल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब तीनों पे का मतलब तो सेम है, तो रूल भी सेम लगता है। देखिए एकदम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है हमारा, ट्रेडिशन, प्यारा सा ट्रेडिशन। ठीक है, तो अब इसके रूल्स क्या हैं? तो रूल्स हमसे कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट कर दो भैया जी जो रिसीव कर रहा है। क्रेडिट द गिवर, जो भी दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब आपको भैया यार कोई एग्जाम्पल दो, बताओ, इस नियम से कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए ये भैया जी हमारे राम भैया जी हैं। ठीक है, इनका क्या नाम है? राम। अब अगले कौन हो गए? श्याम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे श्याम भैया जी। ठीक है, अब राम भैया जी से श्याम भैया जी ने उधार लिया, राम भैया जी से श्याम भैया जी ने उधार लिया, यानी कि इन्होंने इनको रुपीस दिए उधार पर। तो अब यहां पर श्याम जी कौन है? रिसीवर। श्याम जी कौन है? रिसीवर। पर इंसान कितने हैं? 2। पहला इंसान है राम भैया जी 1, दूसरे इंसान है श्याम भैया जी 2। यानी कि राम भैया जी ने अगर पैसा दिया तो अपनी बुक में तो वो अपना नाम लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे वो कहेंगे श्याम जी आप तो पैसा रिसीव कर रहे हो मेरे हिसाब से, तो मैं अपनी बुक में आपको कहां डालूंगा? डेबिट द रिसीवर, यानी डेबिट में डाल दूंगा। तो जब राम जी अपनी बुक बनाएंगे तो श्याम जी को डेबिट कर देंगे। अब बारी श्याम जी की है, तो लीजिए मैं श्याम जी बन गया। अब श्याम जी कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने उधार तो दे दिया, अब मैं अपनी बुक में अपना नाम तो लिख नहीं सकता, आप मेरे लिए कौन हो? गिवर हो। कौन हो? गिवर। तो मैं आपको अपनी बुक में क्रेडिट साइड पर दिखाऊंगा। तो देखिए क्रेडिट द गिवर, क्योंकि राम जी ही तो पैसे दे रहे हैं। भले ही मुझे पैसे मिल रहे हैं पर मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट सामने वाला बंदा है, राम जी हैं। तो उन्होंने मुझे पैसे उधार दिए, तो वो कौन हुए? क्रेडिट द गिवर, क्योंकि 2 इंसान है, एक मैं और एक वो। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए तो वो गिवर हुए, मेरी बुक में वो जाएंगे क्रेडिट द गिवर, यानी क्रेडिट साइड पे मैं राम जी को कहां लिखूंगा?
क्रेडिट साइड पे, राम जी श्याम जी को कहां लिखेंगे, डेबिट साइड पे, क्योंकि राम जी के लिए श्याम जी रिसीवर हैं। बस यही नियम है। तो पर्सन किसी भी प्रकार का हो, नियम यही चलेगा। ठीक है, फिर हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे आगे। ठीक है, अभी तो नहीं, अभी पहले पावर ऑफ थ्योरी ले लें, क्योंकि एक बार हमारे पास पावर ऑफ थ्योरी आ गई फिर प्रैक्टिस हम यूं चुटकियों में कर लेते हैं, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्या था, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल कौन थे, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं थे, दैट आर नॉट रिलेटेड टू या एसोसिएटेड टू पर्सन्स, सच एज, जैसे कि लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट एटसेट्रा, बहुत सारे अकाउंट्स हैं। अब इसमें क्या नियम है, तो देखिए यहां पर इसके अंदर दो आते थे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब यहां पर रियल अकाउंट का नियम अलग है, नॉमिनल अकाउंट का नियम अलग है, तो इनको समझते हैं। रियल अकाउंट में विच आर एसोसिएटेड टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। टेंजिबल मतलब जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इनटेंजिबल मतलब जिनको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, पर वो हैं तो एसेट्स, तो वो सारे रियल अकाउंट में आएंगे, एक्सेप्ट वो जो पर्सन्स हैं, चाहे नेचुरल हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको छोड़कर, क्योंकि वो तो पर्सनल अकाउंट का नियम उन पे लग जाएगा, उनको छोड़कर जो भी चीज एसेट्स में आती है उन सब पे ये नियम लगेगा। नियम क्या है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है भैया जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आया डेबिट में पहुंचा दीजिए, जो भी गया क्रेडिट में पहुंचा दीजिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट में पहुंचा दीजिए। अब राम जी और श्याम जी के ऊपर थे हम, तो अब राम जी और श्याम जी का ही एग्जांपल लेते हैं, पर यहां पे अब क्या देखना है, राम और श्याम तो पर्सन थे, किसका लेन देन हुआ, कैश का लेन देन हुआ, कैश हमारी जेब से, क्या कैश कहां आता है, कैश आता है रियल अकाउंट में। तो अब हम कैश पर ध्यान देंगे। तो देखिए मैं राम जी हूं, मैंने कैश दिया, मैंने क्या किया, कैश दिया, तो मेरे पास से कैश गया, तो मेरे पास कैश कहां जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो राम जी की बुक में, मैं यहां आर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, राम जी जब अपनी बुक में एंट्री करेंगे तभी हमने पर्सन में क्या देखा था, डेबिट द रिसीवर, यानी श्याम जी को वो डेबिट कर रहे थे, तो यहां पे एस एच कर दे रहा हूं मैं, यहां पे इनको कहां भेजा था उन्होंने, डेबिट। अब तब मैंने क्रेडिट नहीं बताया था, क्यों, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले थे। अब उन्होंने कैश दिया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो राम जी के पास से क्या गया, टू कैश, तो यहां पर आ गया कैश, ये बन गई एंट्री, बस खत्म। पर ये तो राम जी की बुक में हुई। अब यहीं पे श्याम जी की बुक, तो मैं यहां एस एच डाल देता हूं। श्याम जी की बुक में क्या था, क्रेडिट द गिवर, तो राम जी हमारे कहां गए थे, क्रेडिट साइड, और रूल्स ऑफ रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो श्याम जी के पास क्या आया था, कैश, श्याम जी के पास आया था कैश, जो उन्होंने अपनी झोली में रख लिया था। तो अब एंट्री क्या बनी श्याम जी की बुक में, श्याम जी की बुक में बनी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, यानी राम जी। देखा, तो बस ऐसे बनती है एंट्री। तो अब हमारा रियल अकाउंट भी बन गया, जो भी आया डेबिट में पहुंचा दीजिए, जो भी गया क्रेडिट में पहुंचा दीजिए, रियल अकाउंट का रूल खत्म हो गया, बस इतनी सी बात है। अब बढ़ते हैं आगे नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है, विच आर रिलेटेड विद या एसोसिएटेड विद एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। तो अकाउंट्स विच आर एसोसिएटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एटसेट्रा। अब एक्सपेंसेस तो अलग होते हैं, इनकम और गेन तो अलग है, दोनों अपोजिट हैं, तो इनमें रियल नियम भी अलग है। क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंस हुआ, जो भी लॉस हुआ, उसको डेबिट कर दो, बात खत्म। और जो भी इनकम हुई, जो भी गेन हुआ, उसको क्रेडिट कर दो, बात खत्म। अब यहां पर एग्जांपल, जो मैंने स्टेशनरी का लिया, स्टेशनरी में हमने क्या किया, खर्चा किया, स्टेशनरी एक एक्सपेंस है, तो हमने उसको क्या किया था, डेबिट किया था। जेब से हमारे क्या गया था, कैश, कैश होता क्या है, रियल अकाउंट में आता है भैया, और उसका नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और उस केस में कैश मेरी जेब से जा रहा था, तो स्टेशनरी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, कैश मेरे पास से जा रहा था, रियल अकाउंट होता है, और यहां पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, तो कैश को हमने क्रेडिट किया। तो समझ में आ गया, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैसे आया था, तो बस वही है यहां पर। अब मान लीजिए आपने इनकम अर्न कर ली, आपको किसी ने रेंट दे दिया, तो रेंट आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो रेंट आपके लिए इनकम है, तो रेंट का जो नाम है वो क्रेडिट साइड जाएगा, पर एक्चुअली में रिसीव क्या होगा, आपको एक्चुअली में रिसीव होगा रोकड़ा, कैश। तो कैश आया किस रूप में, रेंट के रूप में, तो कैश हो गया डेबिट। और नियम क्या कहता है रियल अकाउंट का, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये देखिए डेबिट है, तो कैश मेरे पास आ जाएगा।
पर किस रूप में आएगा, नाम क्या होगा, रेंट रिसीव्ड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं REC डॉट रेंट रिसीव्ड। बस ऐसे इनकम की एंट्री हो जाएगी, बात खत्म। यानी कि यहां पे हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की थ्योरी तो ले ली। थ्योरी से क्या होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना जरूरी है, पर वो करेंगे हम कब, जब आप और मैं हाथ मिलाएंगे। पर अभी आगे बढ़ते हैं और कहां चलते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ, जहां पे मैंने इतना ज्ञान दिया, मैंने लेजी पीपल की तारीफ की, उनको इंटेलिजेंट का, तो जरा समझा तो जाए कि क्या वो इससे आसान है। तो चलो देखते हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये हमसे क्या कह रहा है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन कह रहा है एसेट्स accounts which are associated to the economic resources of an enterprise such as plant and machinery, furniture, inventories, bank, debtors, etc. ये सारे assets में आते हैं। expense account क्या कह रहा है, these are the accounts of expenses of losses, expenses or losses incurred in carrying out the business activities, example like purchase, wages, sale या salary accounts। ये सारे, सेल यहां नहीं आएगा, सैलरी अकाउंट आएगा। तो ये सारे हमारे लिए क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। इन दोनों ही केस में एक बात कॉमन है, मशीनरी खरीदनी है पैसा देना पड़ेगा, या फिर मशीनरी हमारे पास आएगी तो हम उधार में लेंगे, लेकिन हमारे को अल्टीमेटली पैसा देना पड़ रहा है। कोई भी स्टेशनरी से सामान खरीदना है, कोई भी सैलरी देनी है, कोई भी वेजेस देना है, कोई भी रॉ मटेरियल खरीदना है, हर टाइम पे पैसा देना है। अगर पैसा देना है तो इसका मतलब कि ये दोनों जो चीजें हैं ये हमारे पास आती हैं, बढ़ती हैं। आज अगर मैंने सैलरी 10,000 दी, एक महीने किसी और ने काम किया तो 10,000 और दी, तो सैलरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मशीनरी खरीदी, बढ़ रही है। तो अगर ये बढ़ रही है तो कहां आएंगी, तो नियम कहता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट कर दो भैया, ज्यादा सोचना समझना नहीं है, सीधा डेबिट कर दो। डेबिट इफ इंक्रीजेस, तो अगर घट गया तो क्रेडिट। जाहिर सी बात है, दो ही साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट बढ़ने पे हो रहा है तो क्रेडिट घटने पर होगा, सीधी सी बात है। पर कौन सी चीज डेबिट बढ़ने पर डेबिट होगी, कौन सी चीज घटने पर क्रेडिट होगी, वो है या तो वो होने चाहिए एसेट्स या वो होने चाहिए एक्सपेंस। अगर एसेट्स और एक्सपेंस हैं तो बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट। अब मैं अगर आपसे यही पूछ लूं कि मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी, कैपिटल और हमारी जो इनकम है उसमें हमें पैसा रिसीव हो रहा होता है, तो यहां पे तो हम पैसा पे कर रहे होते हैं, वहां पे रिसीव कर रहे होते हैं, तो वो इसका उल्टा है। तो क्या आप रूल बता सकते हो, बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बोला होगा, हाँ भैया इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्या हुआ, डेबिट इफ डिक्रीजेस, क्रेडिट इफ इंक्रीजेस। तो चलिए देखते हैं कि क्या उसमें ऐसा ही होता है। आइए, तो ये देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है हमसे, पहले लायबिलिटी अकाउंट को बताएगा, फिर कैपिटल अकाउंट को बताएगा, फिर रेवेन्यू अकाउंट को बताएगा। तो देख लेते हैं, अकाउंट दैट आर एसोसिएटेड टू लैंडर्स, जिनसे भी आपने उधार लिया, क्रेडिटर ऑफ गुड्स या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमने किसी से सर्विस तो ले ली, जिन भी इंप्लॉय से हमने सर्विस लेनी थी हमने ले ली, पेमेंट अभी हमने उनको नहीं की, तो हमारे लिए लायबिलिटी हो गया ना कि भाई सर्विस ले चुके हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पैसे आपको देने पड़ेंगे। आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, दायित्व तो बन गया है कि भाई किसी ने आपके लिए इतनी मेहनत की है, काम किया है, तो उसको उसका रिवॉर्ड भी तो दो। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसके अंतर्गत आते हैं। तो लायबिलिटी अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि ओनर या प्रोप्राइटर या पार्टनर जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वो कैपिटल होती है। दीज आर द अकाउंट्स ऑफ ओनर, प्रोप्राइटर, पार्टनर्स who invested amount in the business. It includes both capitals and drawings. यानी पैसा लाना ले जाना दोनों ही इसके अंतर्गत आती हैं, अगर ओनर ने किया है तो। ठीक है, फिर आता है रेवेन्यू अकाउंट। These are the accounts of incomes and gains earned in carrying out the business activity. यानी बिजनेस एक्टिविटी करते वक्त जो भी पैसा आपने कमाया, जो भी इनकम आपने अर्न की, वो सारी इसके अंदर आएगी। एग्जाम्पल के लिए, चाहे सेल्स किया, चाहे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, चाहे कमीशन रिसीव हो गया, तो ये सब के केस में आपको क्या है, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। उधार लेने गए, पैसा लेकर आ गए। कैपिटल यानी ओनर ने पैसे दिए, अपने पास आए, आपने इनकम कमाया, पैसे अपने पास आए, तीनों का नेचर सेम है, तो नियम भी सेम है। और वो क्या है, वो तो हमने पहले ही देख लिया, डेबिट इफ डिक्रीजेस, क्रेडिट इफ इंक्रीजेस। तो ये देखिए मेरे इंटेलोकुमास ने तो पहले ही बता दिया था, है कि नहीं, एसेट्स एक्सपेंस को ही देखकर, डेबिट इफ डिक्रीजेस, क्रेडिट इफ इंक्रीजेस। इसीलिए मैं कहता हूं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन काफी इजी है। हम जब भी आगे बढ़ेंगे तो हम इसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा आसान रहता है। और इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना एसेट एक्सपेंस सेम नहीं चके, बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। अगला उसका अपोजिट है।
अगला क्या है, यानी लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम के केस में अगर घटेंगे तो डेबिट, बढ़ेंगे तो क्रेडिट। बस तो फिर यहां पर आकर हमारा ये पावर ऑफ थ्योरी वाला काम खत्म होता है। हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी पढ़ लिए। तो क्या सिर्फ पावर ऑफ थ्योरी से काम बन जाता है? नहीं, अभी तो हमने सिर्फ प्रैक्टिस की है, पिच को देखा है, समझा है कि पिच में घास है तो क्या होगा। अब हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो पावर ऑफ थ्योरी हमारे पास है तो प्रैक्टिस हमारे लिए आसान होगी। पर प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपसे कहूंगा, आइए इस अकाउंटेंसी की जर्नी में हमारे हाथ से हाथ मिलाइए, और मैं आपको वादा करता हूं आपको इस एडवेंचरस जर्नी में बहुत मजा आने वाला है। ये एकदम रॉयल्स रॉय जैसी लगने वाली है कि गए और बैठ के आराम से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने कॉमर्स ली है, कॉमर्स लेने के बाद मोस्टली लोग ऐसा कहते हैं कि अरे यार ये पढ़ता नहीं होगा इसलिए कॉमर्स ले ली, मार्क्स कमाए होंगे इसलिए कॉमर्स ले ली। लेकिन आपने कॉमर्स ली है किसी उद्देश्य के साथ, नहीं भी ली है तो अब आपको हमारे साथ एक उद्देश्य मिलेगा। तो आपको कहना है, क्योंकि जब तक आप खुद में प्राउड फील नहीं करोगे कोई और आपको प्राउड नहीं फील कराएगा, तो आपको कहना है, क्या कहना है, गर्व से कहना है कि हाँ मैं कॉमर्स वाला हूं। फिर लास्ट में जो मुझे कहना है, क्या कहना है, थैंक यू। तो ये देखिए आ गया थैंक यू। और एक इंपॉर्टेंट मोटो है जो मेरे लिए काफी खास है, वो क्या है, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स लाइक दिस।